6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा नगर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। अच्छा खासा दिन निकला था, नीला आसमान और अच्छी धूप निकली थी। मंडे मॉर्निंग का समय था, सुबह के 8 बजे। लोग अपने अपने ऑफिस अभी पहुंचे ही थे। छोटे बच्चे स्कूल पहुंचे थे और स्कूल में पहला पीरियड शुरू होने वाला था। इसी समय के दौरान आसमान में अमेरिकन बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट गुजरता हुआ दिखता है। 8:15 पर इस एरोप्लेन से कुछ नीचे गिरता है, जिसे दूर से लोग इतना क्लियर नहीं देख सकते थे कि ये छोटी सी चीज है क्या। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये एक एटॉमिक बम था। 43 सेकंड के लिए वह नीचे गिरता रहता है। उसके बाद पलक झपकते ही सब खत्म। वहां पे मौजूद हजारों लोगों को अपनी जिंदगी के आखिरी पल में बहुत तेज रोशनी छलकती हुई दिखती है। बम धमाके की वजह से वहां एक फायर बॉल बन जाती है, जैसे कि एक छोटा सा सूरज बन गया हो। जमीन पर तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक चुटकी में ही 80,000 लोग मारे जाते हैं। ये जानकर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठेगा कि क्यों गिराया गया ये बम, इसके पीछे क्या कारण था। तो आइए आज हम जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटॉमिक बम की कहानी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। युद्ध शुरू हुआ साल 1939 में, जब हिटलर ने पोलैंड देश को इन्वेड किया और एक एक करके बाकी कई देश इस युद्ध में धकेले गए। वर्ल्ड वॉर 2 बड़े बड़े देश के बीच में लड़ा जा रहा था। एक तरफ से नाज़ी जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस पावर कहकर पहचाना जाता है, और दूसरी तरफ से ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएसए, जिसको एलाइज पावर कहकर पहचाना जाता है, जिसमें फ्रांस और चाइना जैसे देश भी जुड़े हुए थे। लेकिन शुरुआत में अमेरिका पूरे प्रयास कर रहा था कि वह इस युद्ध का हिस्सा ना बने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बेकार एक्सपीरियंस के बाद अमेरिका ने सोच रखा था कि यूरोप और एशिया में अब कुछ भी हो, मुझे इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन साल 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, उसके बाद यूएस को भी मजबूरन इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। इस कहानी में जापान की चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी वर्ल्ड वॉर 2 की बात की जाती है तो अक्सर हम जर्मनी और हिटलर पर ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, जापान की ज्यादा बात नहीं करते हैं। अक्सर ये बात है 1900 ईस्वी सन की। जापान में भी इंपीरियलिज्म देखा जा रहा था, ठीक उसी तरह से जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और कई और यूरोपियन देश बाकी देशों पर कब्जा करने की कोशिश में थे, उन्हें कॉलोनाइज कर रहे थे। यही चीज जापान भी कर रहा था। इंडिया जैसे ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, वैसे ही 1940 तक जापान के अंदर इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चाइना के कई ईस्टर्न एरियाज, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इन सारे देशों पर जापानीज एम्पायर का कब्जा था। ये जापानीज कॉलोनाइजर्स बात करते थे ग्रेटर एशिया की। हम एक ऐसा एशिया बनाएंगे जो यूनाइटेड हो। सबसे पहले बड़ा एक्सपेंशन उन्होंने किया था 1931 में। मंचूरिया, नॉर्थ इन चाइना में इन्होंने कब्जा जमाया। नॉर्थ में इनका प्लान था आगे जाकर ये मंगोलिया देश पर, सोवियत यूनियन के कुछ एरिया पर कब्जा करेंगे। साउथ में इनका प्लान था कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के जो एरियाज है वहां पर कब्जा करेंगे। ये जो देश है वियतनाम, कंबोडिया, ये उस वक्त एक्चुअली में फ्रेंच एम्पायर का हिस्सा थे। इन्हें फ्रेंच इंडो चाइना करके बुलाया जाता था। जापान अगर इन पर कब्जा करना चाहता था तो उन्हें पहले फ्रेंच एम्पायर को हराना होता। साल 1940 में यही हुआ। उन्होंने फ्रांस के खिलाफ जंग छेड़ी और इन एरियाज पर अपना कब्जा बना लिया। लेकिन ये करने से जापान अब वर्ल्ड वॉर 2 का एक पार्टिसिपेंट बन गया। अमेरिका ने देखा कि एक तरफ हिटलर है जो यूरोप में एक एक करके देश के खिलाफ जंग छेड़े जा रहा है, कब्जा किए जा रहा है। दूसरी तरफ एशिया में जापान है जो ये चीज करने लगा है। अमेरिका इस वॉर में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करके इनको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अमेरिका एक्चुअली में कॉपर, आयरन और स्टील को जापान में एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है, इस पर रोक लगा देता है।
उम्मीद ये थी कि जापान ये देखकर एक्सपेंशन बंद कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर अमेरिका एक्चुअली में तेल भेजना बंद कर देता है। उस जमाने में ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स था जापान के लिए, जो अमेरिका से 80% जापान में आता था। अमेरिका ने कहा कि हम एक ही शर्त पर तेल देना शुरू करेंगे, लेकिन पहले जापान ने चाइना के जिस एरिया को ऑक्यूपाई किया था वहां से वापस निकलना होगा। लेकिन इसका मतलब था कि जापान के जो सपने थे ग्रेटर एशिया बनाने के, वो खत्म करने पड़ते। इसलिए उन्होंने तय किया कि हम कोई और रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने देखा कि मलेशिया और इंडोनेशिया के जो बाकी कई एरियाज है, यहाँ पर तेल के रिसोर्स अच्छे मिलते हैं, क्यों ना यहीं पर अपना कब्जा जमाया जाए और खुद ही अपना तेल निकाल ले। फिर अमेरिका पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन बस एक प्रॉब्लम थी, इंडोनेशिया उस वक्त डच ईस्ट इंडीज था, वह डच के कंट्रोल में था, और मलेशिया उस वक्त ब्रिटिश के कंट्रोल में था। अगर इन देशों पर भी हमला कर दिया तो इसका मतलब था कि अमेरिका जापान पर हमला कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के दोस्तों पर हमला किया जा रहा है। उसके बाद जब जापान फिलीपींस देश पर कब्जा करने जाएगा, जो एक्चुअली में अमेरिका की टेरिटरी थी, अमेरिका ने फिलीपींस को कॉलोनाइज कर रखा था, तब तो अमेरिका जापान पर हमला कर देगा और ग्रेटर एशिया का सपना फिर फिलीपींस के बिना कैसे पूरा हो सकता है। तब एक ही ऑप्शन उनके पास बच रहा था, इन सारे एरियाज को ऑक्यूपाई करेंगे, कॉलोनाइज करेंगे। लेकिन अगर अमेरिका जापान पर हमला कर दे तो उन्हें कंट्रोल में लाना होगा, क्योंकि अमेरिका जापान से ज्यादा ताकतवर था। अगर एक लंबी लड़ाई चलेगी तो जापान हार सकता था, लेकिन जापान चुपके से सीक्रेटली जाकर अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला करने की सोच रहा था। उनके सारे फाइटर विमानों को, सारे जहाजों को तहस नहस करना चाहता था। इसी सोच के साथ 7 दिसंबर 1941 के दिन जापान यूएसए के पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक करता है। 350 जापानीज एयरक्राफ्ट हमला करते हैं, बम गिराते हैं, और 2 घंटे के अंदर अंदर 19 यूएस के नेवी शिप्स, 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2000 से ज्यादा यूएस मिलिट्री के लोग मारे जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद जापानीज जाकर एकदम से फिलीपींस पर कब्जा जमा लेते हैं, लेकिन इसके जवाब में अमेरिका डिक्लेयर कर देता है कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे और जापान से युद्ध करेंगे। यही वह पॉइंट था जब अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद ब्रिटेन और चाइना भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, और ऐसा होते देख जर्मनी और इटली भी यूएसए के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। सारे देशों ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी जंग डिक्लेयर कर दी थी। इसके बाद 1943 तक इटली सरेंडर कर देता है और उसके बाद जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। तो अब एक्सेस पावर में सिर्फ जापान बचता है, जिसने सरेंडर नहीं किया है। लगातार हुए लॉसेस के बावजूद भी जापानीज एम्पायर सरेंडर करने को राजी नहीं था, जिसका नाम हिरोहितो था। अगर जापानीज एम्पायर कहते थे कि इन देशों पर जाकर कब्जा करेंगे, इन्हें कॉलोनाइज करेंगे, जो भी जापान में जंग को अपोज करता था उन्हें मार दिया जाता था। उसके बाद जापान की एयरफोर्स में एक स्पेशल मिलिट्री बनाई गई, जिसे कामिकाजे कहा गया। अब अमेरिका प्लान करता है ऑपरेशन डाउनफॉल। अमेरिका और जापान के बीच आखिरी लड़ाई लड़ी जाती है, द बैटल ऑफ ओकिनावा, 1 अप्रैल 1945 से 22 जून 1945 के बीच में। नक्शे में देखें तो जापान के साउथ में एक आइलैंड है ओकिनावा। अमेरिका अपनी मिलिट्री भेजता है। ये ओकिनावा की लड़ाई अमेरिका को चौंका कर रख देती है। जापानीज लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। हर इंसान अपने आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था। आखिरी बचा हुआ अकेला इंसान भी एंड तक लड़ने लग रहा था। लगातार कामिकाजे अटैक देखने को मिले, एक के बाद एक अटैक। सरेंडर का कोई सवाल ही नहीं था। इसका मतलब था कि अमेरिकन फोर्स के लिए जापानीज फोर्स को हराना बहुत ही मुश्किल काम था। इसी कारण से बैटल ऑफ ओकिनावा को ब्लडीएस्ट बैटल कहा जाता है, और अमेरिका ने इस लड़ाई को जीत लिया। लेकिन अमेरिका को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 12,000 अमेरिकन सोल्जर मारे गए, 50,000 से ज्यादा इंजर्ड हुए। दूसरी तरफ 1,10,000 जापानीज सोल्जर मारे गए। अमेरिका एलाइज ने सोचा कि कुछ और तरीका यहाँ पर अपनाना पड़ेगा जापान को सरेंडर करवाने के लिए।
12 अप्रैल 1945 यूएस के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन अलग अलग ऑप्शन यहां पर कंसिडर करते हैं। इसी समय पता चलता है कि टॉप सीक्रेट यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट सीक्रेटली काम करने में लगे हैं। दुनिया का पहला एटम बम बनाने में ट्रूमैन को लगता है कि उन्हें अपना सॉल्यूशन मिल चुका है। ये तय करते हैं कि बम गिराने से पहले एक लास्ट वार्निंग जापान को दी जाए। 26 जुलाई 1945 पोस्ट डैम डिक्लेरेशन, चाइना के प्रेसिडेंट, यूएस के प्रेसिडेंट और ग्रेट ब्रिटेन के प्रेसिडेंट साथ में आते हैं और अनकंडीशनल सरेंडर की जापान से डिमांड करते हैं। ये वार्निंग देते हैं कि अगर जापान सरेंडर नहीं करेगा तो इसका नतीजा होगा प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन, पूरे तरीके से तबाही, बिना कुछ बताए कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। जापानीज लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एटम बम जैसा कोई हथियार दुनिया में कोई एग्जिस्ट भी करता है। जुलाई 1945 में कहा जाता है जापान में लोग परेशान होने लगे थे। लगातार चल रही इस लड़ाई से लोग भूख से मर रहे थे और इकोनॉमिक हालत बहुत खराब थी, लेकिन खुद की मिलिट्री और एम्परर के खिलाफ लड़ नहीं सकते थे। जापानीज एम्परर एक्चुअली में सरेंडर करने को तब राजी हो जाते जब ये कहा जाता कि वह अपनी पावर बनाए रख सके और टेरिटरीज उनके अंडर में रहे, लेकिन अमेरिका अनकंडीशनल सरेंडर चाहता था। 29 जुलाई 1945 में जापान ने पोस्ट डैम डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 3 अगस्त को यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑथोराइज किया कि बम गिराया जाएगा। 6 अगस्त 1945 बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट हिरोशिमा शहर के ऊपर से गुजरता है। इस विमान में होता है लिटिल बॉय एटम बम। 8:15 पर यह बम हिरोशिमा पर गिराया जाता है और अमेरिका दुनिया के इतिहास में न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल करने वाला पहला और इकलौता देश बन जाता है। उस दिन हिरोशिमा में जो लोग मौजूद थे और सरवाइव कर गए इस धमाके में, वह बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि उन्हें पहले तेज चमकती हुई रोशनी नजर आती है। बहुत से लोग टेम्पररी अंधे हो गए। उसके बाद एकदम से भयानक आवाज आती है। वह इतनी तेज थी कि कई सर्वाइवर को परमानेंट हियरिंग लॉस हो गई। 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जमीन पर था। उससे लोग तुरंत ही वेपराइज हो गए। लोग की परछाई वहां पर जमीन पर ही रह गई, जिसे आज के दिन तक भी देख सकते हैं। जो लोग इंस्टेंटली नहीं मारे गए, वह समझ नहीं पाए कि आखिर में यहाँ हुआ क्या। उसके पहले कि वह समझने की कोशिश करते, शॉक वेव, हाई ब्लास्ट, तेज हवा चलने लगी। ऑलमोस्ट घरों के जो टूटे हुए टुकड़े, ग्लास के टुकड़े, सब कुछ हवा में उड़ने लगे। कुछ घंटों बाद हवा शांत हुई। तब लोगों ने आसमान की ओर देखा तो सिर्फ काला टॉक्सिक दिखाई दिया। यह 15 मिनट पहले सुनहरा नीला आसमान दिखाई दे रहा था। धूप निकली हुई थी। अब अचानक से सब कुछ काला काला टॉक्सिक फ्यूम्स भर चुका था। 70% बिल्डिंग हिरोशिमा में कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी। अब शहर बचा ही नहीं था। बचे हुए सरवाइव की खाल उतरने लगी थी। लोग प्यास के मारे तड़प रहे थे। आधे घंटे बाद बारिश आने लगती है। इससे लोगों को लगा कि ये अच्छी खबर है, लेकिन एक्चुअली में टॉक्सिक डस्ट जो हवा में था वो भेज के साथ मिक्स हो गया था, जिसके बादल बन गए। ये कोई आम बारिश नहीं थी। बारिश की एक एक बूंद ब्लैक कलर की थी। आसमान से ग्रीस टपक रहा था और ये बहुत जहरीली थी। आमतौर पर कोई भी शहर में जब भी डिजास्टर होता है तो उसमें एम्बुलेंस और डॉक्टर पहुंच जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर 90% हेल्थ वर्कर्स इस धमाके में मारे गए थे। हॉस्पिटल तबाह हो गए थे। तो मदद करता कौन? जो तुरंत ही नहीं मारे गए, उनमें से कई लोगों की मौत कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों के बाद रेडिएशन सीकनेस की वजह से हुई। कहा जाता है कि इस बम धमाके के बाद जापानीज मिलिट्री के जो कट्टर लोग थे, उन्होंने मिलने तक से मना कर दिया था। एक मीटिंग भी नहीं की। उन्होंने कहा कि कौन सी बड़ी चीज हुई है, एक बम ही तो गिरा है, सरेंडर का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। जापानीज एम्परर ने अभी भी सरेंडर करने से मना कर दिया। इसके रिस्पांस में 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका एक और एटम बम गिरा देता है। इस बार नागासाकी के ऊपर सुबह के करीब 11 बजे बोइंग B-29 विमान जाता है।
इस बार और भी ज्यादा पावरफुल बम था। इसका नाम फैटमैन। इस धमाके से आसमान में जो मशरूम क्लाउड बनते हैं वह और भी ज्यादा बड़ा बनता है। यहाँ पर 40,000 लोग मारे जाते हैं और 6.7 स्क्वायर किलोमीटर शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है। नागासाकी पर गिराया गया ये एटम बम और भी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इस बार कम कैजुअलिटी होती है। जब हिरोशिमा की खबर बाकी शहरों तक फैलती है तो लोगों तक ऑलरेडी पैम्पलेट्स पहुंच चुके थे कि ऐसा कुछ आपके शहर में भी हो सकता है, इसलिए वार्न रहे। इसलिए लोग प्रिपेयर्ड थे। कहते हैं कि लोग शहर से दूर चले गए थे। इसके अलावा शहर के आसपास इस बार पहाड़ियां थी। पहाड़ियों की वजह से एक्सप्लोजन का जो इम्पैक्ट पड़ा वो कम पड़ा था। हिरोशिमा फ्लैट था, कोई पहाड़ियां नहीं थी, कोई हिल्स नहीं थी, तो वहां ज्यादा इम्पैक्ट दिखा। इन 2 बॉम्बिंग्स में 2 लाख लोग मारे गए। 95% लोग एक्चुअली में सिविलियंस थे, यानी कि आम जनता थी, ना कि मिलिट्री वाले लोग। इसके बाद फाइनली जापानीज सुप्रीम काउंसिल मिलता है और फाइनली इनके एम्परर सरेंडर करने को मान जाते हैं। सरेंडर करने के पीछे ये धमाके इकलौते रीजन नहीं थे। असल में बात यह थी कि नागासाकी पर गिराए गए बम से कुछ घंटे पहले सोवियत यूनियन ने भी जापान के ऊपर हमला बोल दिया और इस एरिया पर अपना कब्जा जमा लिया। तो एक तरफ से यूएस से बम गिराया जा रहा था इनके शहरों पर और दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन हमला करने लगा था। यही सारे कारण थे कि एम्परर हिरोहितो सरेंडर करने का फैसला लेते हैं और 15 अगस्त 1945 को इस सरेंडर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिका की तरफ से एटम बम गिराना क्या ये सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।